अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है। एक लड़का जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, जिसे स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा और जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आज वही लड़का 140 करोड़ भारतीयों का आवाज बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह एक साधारण सा चाय बेचने वाला लड़का चाय का जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, वो एक दिन 140 करोड़ लोगों का नेता बन जाएगा? क्या यह कोई कहानी है या फिर कोई चमत्कार? नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह एक कहानी है एक जज्बे की। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। जी हाँ, आज हम जानेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पूरी कहानी। बचपन में चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक और वो संघर्ष जो उन्होंने झेला है अपनी जिंदगी में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। मैं आर्यन और आप देख रहे हैं ईटीएस एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, पूरा देश व्यतीत है। 40 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूं, जीता हूं, जीना चाहता हूं। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 1950। नरेंद्र मोदी गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर वीरनगर गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। इनके माता का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वह बताते हैं कि कैसे बचपन में उनके पिता वननगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और मोदी जी अपने पिता की मदद किया करते थे, जहां मोदी जी भी ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। ट्रेन में ही अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफी अच्छी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरे घरों में भी काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग वननगर से ही की। वो बड़े शौक से स्कूल जाया करते थे। हालांकि पढ़ाई में नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन थिएटर्स और स्पोर्ट्स में उन्हें भाग लेने का बहुत शौक था। वह बताते हैं कि उनके स्कूल के पास ही एक झील हुआ करती थी जिसमें वह खेलने जाया करते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। अक्सर फ्री टाइम में वह उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको हिस्ट्री पढ़ने का भी बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वह लाइब्रेरी में जाया करते थे और वहां से कई साल पुराने न्यूज़पेपर्स भी पढ़ा करते थे। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत देव से इंस्पायर्ड होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। इस दौरान 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध छिड़ गई। इस वॉर में इंडिया की हार ने मोदी जी को झकझोर कर रख दिया। इसके अलावा मोदी जी की एक और खूबी थी, उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हालांकि वो बहुत महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन वह जो भी पहनते थे वह साफ सुथरा हुआ करता था। इसी दौरान 17 साल की उम्र में उनकी यशोदा बहन चमनलाल से शादी करवा दी गई। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति और देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। युद्ध के दौरान उन्होंने सैनिकों को चाय भी पिलाई थी। वह अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबों के बीच बिताया करते थे। साथ ही वह घर से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वह घर परिवार में उलझकर यह सब नहीं कर पाए, इसलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। घर त्याग कर उन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रख दिया। अनिकेत मतलब जिसका कोई घर ना हो। वो फिर अलग अलग राज्यों में ट्रैवलिंग भी किया करते थे। ट्रैवलिंग करने के दौरान वह वापस फिर वननगर में आ पहुंचे। उनके जाने की वजह से उनके घर में दुख का माहौल छाया हुआ था।
लेकिन इस बार वह अहमदाबाद चले गए और वहां से उनकी आरएसएस की जर्नी की शुरुआत होती है। संगीत। खैर 1975 में जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी तो नरेंद्र मोदी सरदार के रूप में पुलिस से बचते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 1978 में उनको आरएसएस का रीजनरल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। उनको फिर बाद में गुजरात से दिल्ली भेजा गया। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी। उस किताब का नाम था संघर्ष मां गुजरात। 1985 में आरएसएस ने उनके हार्ड वर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया और यहीं से ही मोदी जी की जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। इस दौरान वह अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त वो उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में भी वाजपेयी जी की छवि साफ झलकती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र से जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर 1990 में उनको बीजेपी के नेशनल इलेक्शन कमेटी में किया गया। इसी के चलते 1995 में गुजरात असेंबली में बीजेपी इलेक्शन ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। संगीत। 2014 हो या 2019 हो, पीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके फैमिली का कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दिया। वो कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। हर भारतीय नागरिक उनका भाई और बहन है। उनका जो कुछ भी है वह सब उनके देशवासियों का है। जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन इंडिया में कोई बदलाव नहीं लाया। अगर ऐसा कोई सोचता है तो यह वीडियो उनको जरूर दिखाइएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के वजह से ही इंडिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और भी ऐसे डिसीजंस लिए हैं नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक युग बन चुका है। नरेंद्र मोदी की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं हो, कितनी भी दिक्कतें हो, अगर आपने कुछ करने को ठान लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्यूचर में कौन कौन से पॉलिटिक्स रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कुछ नया सीखने को मिला हो तो कॉस्मिक टेरर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा ही ह्यूमन एवोल्यूशन वाला वीडियो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत।